चलो, मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। ठीक है, ये जो है सो कि आज के क्लास का हम लोगों का टॉपिक है। इसे जो है हम लोग प्रूफ करेंगे, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, देखो आराम आराम से आप पहले समझोगे, डायग्राम के हर पहलू को अच्छे से सोचोगे। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ, इसके बाद घर पे जाने के बाद खुद एक बार ऐसे ही आप प्रयास करोगे इसको प्रूफ करने। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे पास एक मिरर है, एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण बना लिया जाए। चलो, इधर मैं कोई एक अवतल दर्पण बना लेता हूँ। ये हम लोगों का एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? बाहर से कलर कर दिया हमने। दर्पण कौन सा हो गया ये? चलो, और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। क्लियर? इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पीछे दिखाते हैं, इसका इधर कहीं सेंटर होगा। बोलो हाँ या ना। इसका इधर कहीं सेंटर होगा, उसको हम दिखाते हैं सी से। सी और पी के ठीक बीच में एक पॉइंट आता है, इसका क्या नाम है? मुख्य फोकस, कैपिटल एफ। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये हम लोगों का सी है, ये हम लोगों का एफ है। यहाँ पे करते क्या है, एक वस्तु ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इधर इसका स्थान बताओगे, वस्तु का बताओ तो जल्दी से। अनंत और, वेरी गुड, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु की स्थिति है। और वस्तु जब यहाँ होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ? सी और एफ के बीच में। अगर सही से याद हो तो सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक, फिर से बनाना ही है, बना लेते हैं। एक प्रकाश किरण मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के मैं पैरेलल ले जाऊंगा, प्रधान अक्ष के समानांतर। इसके टॉप वाले पॉइंट को पकड़ूंगा और यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर एक लाइट लेके जाऊंगा। ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से जाएगी, ये बात आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, हाँ या ना? ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस। क्लियर है सबको? ठीक, और दूसरा जो है, एक प्रकाश किरण मैं भेजने वाला हूँ वक्रता केंद्र से। कहाँ से भेजने वाला हूँ? तो अगर मैं कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेज रहा हूँ तो आपको एक चीज पता होगा कि ये प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौटेगी। क्लियर है? अब इन दोनों का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो दोनों, ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं वो यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पे परावर्तन के बाद मिल रही हैं। तो इस पॉइंट का इमेज ये रहा। तो जब हम पूरे इस वस्तु के हर पॉइंट का इमेज बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के बिंदुओं का इमेज बनाएंगे, ऐसे दो दो लाइट निकाल के, दो दो प्रकाश किरण निकाल के, तो यहाँ पर हमको इमेज ऐसा मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज मिल जाए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से आकार में छोटा होता है, ये हमने पढ़ा भी है। क्लियर? अब आगे देखना जरा, मैं आराम आराम से डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी आराम आराम से बनाओगे। ठीक है, जब प्रूफ करोगे तो ये अच्छे से होना चाहिए। अब कोई भी दूरी जब हम मापते हैं, कोई भी जो हम दूरी मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। क्लियर? तो मैं ना एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, ध्रुव से बस जो छू करके निकले, बस ध्रुव से सटा हुआ हो हल्का सा। ठीक है, ये लाइन मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, क्योंकि जो भी हमको डिस्टेंस लेना होता है वो कहाँ से लेना होता है? पोल से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपसे ये पूछने वाला हूँ, मुझे ये बताओगे जरा आप कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मैं इसको एक, जो भी डिस्टेंस होगा उसको ग्रीन से दिखाऊंगा,
बताओगे ये क्या है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी है। और फोकस दूरी को छोटा वाला एफ से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? क्लियर है सबको? ठीक। अब ध्रुव से ये प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो इस प्रतिबिंब की जो ध्रुव से दूरी है उसको मैं फिर यहाँ से यहाँ तक दिखाने वाला हूँ। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आ जाना चाहिए, सर आप इसको दर्पण के बाहर क्यों लेके जा रहे हो? दूरी कहाँ से लेना है? ध्रुव से। तो दर्पण आपका ऐसे कर मुड़ जा रहा है, लेकिन ध्रुव तो इसके पीछे तक है ना, ध्यान से। इसीलिए मैंने लाइन खींचा है कि बार बार वहीं से लेना है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसको मैं क्या बोलूँ जरा बताओ? वेरी गुड। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? इसको मैं बोलने वाला हूँ v। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, इसको क्या बोलने वाला हूँ? v। क्लियर है? क्योंकि ध्रुव से ये प्रतिबिंब की दूरी है। देखो जो भी डिस्टेंस है मैं उसको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। जितने सारे डिस्टेंसेज हैं उसको मैं किससे दिखा रहा हूँ? ग्रीन कलर से। क्लियर है? आगे ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव से ही सी, पी से सी तक आ जाओ। कहां से कहां तक? पी से सी तक। और इसको मैं नीचे ही यहीं पे दिखाऊंगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये बेसिकली इसको क्या बोलूंगा बताओगे? इसको मैं बोलने वाला हूं आर। पी से लेकर सी तक तो वक्रता त्रिज्या हुआ ना, आया ना? चलो एक डिस्टेंस की और जरूरत पड़ेगी मुझे, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक। ध्रुव से लेकर वस्तु तक, कहां से कहां तक? वस्तु तक। ये वाला दिख रहा है आपको? लेकिन यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैं नीचे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है आपको? यहाँ से यहाँ तक, ध्रुव से लेके यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे u। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, इसमें कौन कौन सा माइनस होगा? आंसर है सबके सब माइनस होंगे, क्योंकि सबका सब किधर है? दर्पण के सामने। आई बात समझ में? अच्छा ऐसे भी सोच लो, लाइट रे इधर से जा रही है तो सबके लिए उसके उल्टा आना पड़ेगा। तो आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। क्लियर? आई बात समझ? सब निगेटिव होगा। ये डायग्राम आपको इतना एकदम ऐसे ही आपको बनाने आना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी यही है कि इस मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए ये वाला डायग्राम परफेक्ट एकदम, और ये जो डिस्टेंस में जैसे दिखा रहा हूं अच्छे से आपको बनाने आना चाहिए। क्लियर? अब आपको करना क्या है, चार त्रिभुज को देखना है। चार त्रिभुज को देखने से पहले एक काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस डायग्राम में एक चीज और अभी इनकम्प्लीट है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो प्रकाश किरण जो समानांतर आई है, इस आपतन बिंदु से ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष पे यहाँ पे एक लंब खींचना है। क्या खींचना है? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है? दिख रहा है आपको? ये एक मैं चलो वाइट ही कर लेता हूँ। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट को मैं नाम देने वाला हूँ एन। क्या नाम देने वाला हूँ? एन। क्लियर है? ये एन जो है वो पी से थोड़ा अंदर है, लेकिन यही दर्पण अगर सीधा होगा, दर्पण क्या होगा? सीधा होगा, ये पॉइंट एन किधर चला जाएगा? पी पर। आई बात समझ में? और ये दर्पण कोई सीधा कब होता है? जब बड़े गोले का छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो क्या मिलेगा? सीधा मिलेगा। आई बात समझ में? और उस स्थिति में जो एन होता है वो कहाँ जाता है? पी पर। क्लियर? ये पहले का हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है? तो अब जाके ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब आपको चार ट्रायंगल ठीक से देखने हैं। ये है वस्तु, तो इसका पहले मैं नाम लिख देता हूं। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस वस्तु का मैं नाम बोल देता हूँ ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ बी। यहाँ इसका इमेज बना है, तो ये ए बी है, तो बी का यहाँ बना था नीचे इमेज, तो यहाँ मैं नीचे लिखूंगा बी डैश, और ऊपर वाले पॉइंट को लिखूंगा ऐसे ए डैश। आई बात समझ में? तो ये वस्तु ए बी है, और इसका प्रतिबिंब, इसका इमेज ए डैश बी डैश। क्लियर है? अब कुछ मेरे पीछे बंधु बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सर हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा पता नहीं, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है थोड़ा कि शायद छोटा लग रहा है उनको, शायद मेरे हिसाब से। तो मैं थोड़ा इसको काफ़ी बड़ा कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो ठीक है? अब बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? ठीक है? हाँ, पीछे वो बैठा हुआ बंधु पूरा एकदम असमंजस में पड़ा हुआ है, पीछे देख रहा है।
अच्छा तो फलना क्या हुआ, वो वाला हाल है उसका। ठीक है, तो समझा करो बात, ये फलना का नहीं है, ये मेरा है। हाँ, समझा करो बात। तो अभी क्या है, समझा करो, अभी क्या है कि यहाँ पे चार ट्रायंगल को ठीक से देख लो बढ़िया से। एक ये वाला ट्रायंगल, जरा इसका नाम बताओ तो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए बी। गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। एक ट्रायंगल ये देखो, इसका नाम बताओ। सी ए डैश बी डैश, ऐसा कोई बोल रहा है या कोई बोल रहा है ए डैश बी डैश सी, चलेगा, बढ़िया है। एक और ट्रायंगल ये देखो, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। एक ट्रायंगल और देखो, अच्छा ये एफ है, ये एन है, यहां पे चलो मैं लेता हूं क्यू, एफ एन क्यू, एन एफ क्यू, क्यू एफ एन। क्या चल रहा है ये, टाइम पास चल रहा है ये, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। चलो वापस आए कि नहीं आए, चलो सुनो, आगे बढ़े, वापस आ जाओ। तो चार ट्रायंगल देखे, एक दो तीन चार, दिखा, देखो इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है ठीक ठाक, इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है, ठीक है। 10th क्लास में ना हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समरूपता, ट्रायंगल पढ़ेंगे मैथ्स में, सिमिलरिटी, ठीक है। तो वहां एक चीज हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, सर्वांग समता 9th क्लास में पढ़े हो ना, कॉन्ग्रुएंसी, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, याद है। हाँ, बस बस बस, ठीक है ठीक है, एहसान किया मेरे ऊपर आप लोगों ने, बढ़िया है। अगर पढ़े हो तो ठीक है। तो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसका थोड़ा सा यूज करने वाला हूँ, ठीक है। देखो सवाल ये है, पहले बताना कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो है ना। देखो जब ऐसे दो लाइन कटता है ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं, इसको सम्मुख कोण कहते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्लियर, या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला इसके बराबर होगा। अच्छा ये प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है कि नहीं। तो जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे कि अगर एक का दो कोण दूसरे के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। क्या एक ये बात ध्यान रखना, अगर दो त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। यानी ये वाला जो कोण है ना, ये वाला वो इसके बराबर हो जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। वो जानबूझ के मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के, और जब किसी एक त्रिभुज का ना तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाता है तो दोनों समरूप हो जाते हैं। समरूप होने का मतलब एक के जैसा दिखता है। जैसे आप स्टूडियो में जाकर फोटो वोटो खिंचवाते हैं अपना, तो जैसा आप दिखते हो आईने में वैसा ही फोटो भी दिखता है। ऐसे थोड़ा ना फोटो खिंचवा के लाए तुम ऐसे दिख रहे हो, दूसरे बगल में भालू दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं। आपका फोटो, समझ रहे हो ना, आपका फोटो और आप दोनों क्या है, समरूप है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। अरे हाँ ना बोलो, पकड़ में आ रही बात, ठीक है। तो जैसे ये चीज ध्यान रखना आप, सिमिलरिटी का मतलब, समरूपता का मतलब इतना होता है कि जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिखेगा, भले साइज में छोटा बड़ा हो जाए। जैसे मान लो कि आप खेल खेलते हो, तो क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, काकी, ओ काकी, फुटबॉल खेलते हो, तो जो गेंद होता है, फुटबॉल होता है, वो गोलाकार होता है कि नहीं होता। क्रिकेट का खेलते हो, उसके भी बॉल गोलाकार होते हैं। दोनों में सिर्फ साइज का फर्क है, लेकिन है तो गोलाकार है। तो हम बोलेंगे दोनों समरूप है, क्या बोलेंगे। अब सर्वांगसम में समरूप में क्या फर्क होता है कि सर्वांगसम में एक जैसा दिखने के साथ साथ वो बराबर भी होते हैं। जैसे क्रिकेट का बॉल और फुटबॉल, वो दोनों सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम मतलब साइज बराबर, सब कुछ बराबर, तो उसमें साइज बराबर नहीं है तो सर्वांगसम नहीं है वो।
लेकिन दिखने में एक जैसा है, तो समरूप, सम का मतलब समान, रूप का मतलब दिखावा, देखना, रूप, रूप, रूप तेरा, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो रूप का मतलब दिखावा, सामने से उसका चेहरा, फेस, समझ में आया? तो अगर कहने का मतलब है कि एक ही, जैसे देखो ये हाथ है ना, ऐसा कुछ, ये अभी क्या है, अभी देखो दिखने में एक जैसा दिख रहा है, ये मतलब सर बायां दायां है, ठीक, हमको पता है, हमको पता है बायां दायां होता है, लेकिन दिखने में कैसा है कि नहीं है? ऑलमोस्ट, हाँ, साइज में भी ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। रेहाना बोलो, ठीक है, सर्वांगसम है, क्या है बोलो, पकड़ में आई बात? लेकिन मैं जाऊँ स्टूडियो में फोटो खींचाऊँ और फोटो मेरा खींच के इतनी सा देता है, अब होता तो मैं ही हूँ, अरे बोलो आया ना, तो ये मेरा फोटो मेरे से सर्वांगसम है कि समरूप है? समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए साइज बराबर होना चाहिए था, क्लियर? हाँ, जितना ही गड्ढा है गड्ढा होना चाहिए था, जितना ही निकला है निकला होना चाहिए था, जितना ही अंदर है अंदर होना चाहिए था, जितना है ऐसे ऐसे होना चाहिए था, आता है समझ में? ये सब कुछ, जितना हाइट, गड्ढा, नाक, मुंह, दांत, सब जैसे एकदम वैसे, तू सर्वांग सम, सब कुछ बराबर, नाम ही है सर्व अंग सम, सभी चीज बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ में? आया समझ में? हाँ, ऐसे ही बैठो क्लास में। कोई दिक्कत? कुलशेखर, ठीक, आगे बढ़े। तो देखो, मैंने क्या बताया, अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो दोनों समरूप होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सर्वांगसम नहीं, समरूप, मतलब एक जैसे दिखते हैं, क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि त्रिभुज ए सी बी, कौन सा, ध्यान से, त्रिभुज ए सी बी समरूप, और समरूप का चिन्ह ये वाला होता है, ऐसे, जो सर्वांगसम में ऊपर लगाते थे, याद आया? तो सर्वांगसम में ये पूरा लगता है, समरूप में खाली हाई वाला लगता है, आया समझ में? बराबर हटा देते हैं, क्योंकि समरूप जो होता है ना, वो बराबर क्राइटेरिया पे नहीं जाता। इसका क्या मतलब है, चिन्ह से ही बता सकते हो कि जो सर्वांगसम होता है उसमें समरूप होता है, लेकिन जो जो समरूप होता है वो सर्वांगसम नहीं होता, देखो बराबर इसमें नहीं रहता, तो सिर्फ ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, समझ में आया? क्लियर? तो मैं लिखने वाला हूं त्रिभुज ए सी बी, ये वाला समरूप है त्रिभुज ए डैश। अब सुनो सुनो सुनो, अभी तो मैंने ट्रायंगल नहीं पढ़ाया, तो जो मर्जी बोलना है बोल दो, ठीक है, मुझे बर्दाश्त हो जाएगा, नहीं तो फिर खून खोल जाता मेरा अभी, ठीक है? बोलने का तरीका होता है, बोलने का तरीका मतलब, बोलने का तरीका मतलब ये नहीं कि प्यार प्यार से सर ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो बात नहीं है, वो तरीका नहीं कह रहा हूँ। पहले अगर यहाँ पे आपने क्या लिखा, ए, तो देखो बिंदु ए पर कितने डिग्री का कोण था, 90 का, तो आप इस त्रिभुज में ढूंढो कि 90 कहाँ है, ए डैश पर, तो सबसे पहले यहां बोलोगे ए डैश, कहीं कुछ भी नहीं बोल देना कि त्रिभुज का नाम ए डैश बी डैश सी है तो पहले ही बी डैश बोल दे फिर सी ए डैश, जैसे मर्जी करे, ना 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 ना। अगर ए पर कौन 90 था तो इसमें देखोगे 90 कहाँ था, ए डैश पर, बीच में कौन है, सी, तो सी यहाँ है। अब ये कौन इसके बराबर था, तो इसका शीर्ष तो सी ही है, तो सी लिखो चलेगा। बी है, ये वाला कौन, ये इसके बराबर था, यहाँ पर शीर्ष कौन है, बी डैश, तो आएगा बी डैश, समझ आया? तो ए सी बी समरूप है ए डैश सी बी डैश के, क्लियर? ये लिखने का तरीका भी सीखे कि कैसे, कौन सा अक्षर, कौन सा अल्फाबेट एबीसीडी का लेटर कहाँ लिखना है, पकड़ में आया? कहीं भी किसी को नहीं लिखना है, क्लियर? बोलो हाँ या ना, चलो। तो ए सी बी समरूप है ए डैश सी बी डैश के। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, समरूप होते हैं, तो उनके जो आमने सामने की जो संगत भुजा होती है, सवाल यह कि फिर संगत भुजा किसे कहते हैं? तो बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा, जो इक्वल एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड, उसके सामने के साइड, समझ में? ठीक है, अच्छा, कई लोगों को बोलते हैं ना सर सम्मुख का मतलब सामने होता है और ऑपोजिट का मतलब विपरीत होता है, याद रखना, जो सामने है वही तो विपरीत है, अरे जो तुम्हारे सामने वही तो तुम्हारे खिलाफ है, जिससे झगड़ा करते हो जो ऑपोजिट होता है, जो ओपोनेंट होता है, वो तुम्हारा सामने होता है कि पीछे होता है, आया समझ? याद रखना, जिसको इंग्लिश में ऑपोजिट कहते हो वही तुम्हारे सामने होता है, तो सम्मुख, सामने, ऑपोजिट सब एक ही चीज है।
क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? हाँ, जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे बगल में होगा। आई बात समझ में? जो तुम्हारे सामने है वो साथ में नहीं है, जो तुम्हारे सामने है वो विपरीत है। हमारे आंखों का तारा बनो, आंखों के सामने रहो ना 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 ना, खिलाफ हो जाएगा, वो दुश्मन है तुम्हारा। आई बात समझ में? अपने आंखों के सामने किसी को मत रखो, अपने आंखों के बगल में रखो। समझ में आया? ए सी बी, बोलो बोलो, समरूप है ए डैश सी बी डैश। फिर अब संगत भुजा समानुपात, तो पहले मैं समझा रहा हूँ संगत भुजा क्या होता है। संगत भुजा मैंने क्या बोला, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बराबर कोण के सामने की भुजा, इक्वल एंगल के सामने का भुजा। तो चलो मैं तुमसे पूछने वाला हूं कि अगर मैं इस त्रिभुज में ए बी लेना चाहता हूं, यहां से आता ये वाला ए बी, तो इसका संगत इस छोटा वाला त्रिभुज में कौन सा है? ये कैसे पता चला ए डैश बी डैश? तो अगर मैंने ए बी लिया ना, तो देखो ये किसके सामने का है, इसके सामने का है, इस कोण के सामने का ए बी है। तो ई कोणवा हे त्रिभुजवा में एकरा बराबर था ना, तो एकरा सामने तो हई था ना, नहीं था का? तो ई दोनों कोण बराबर है, एकरा सामने वाला ई, एकरा सामने वाला ई दोनों संगत कहलाएगा। नहीं समझ आया? देखो हई जो घुमा के लिखे थे, हई घुमा के लिखे थे, एकरा सामने का हई वाला है, इसमें एकरा सामने का हई वाला है, तो ए सी ए डैश सी ये दोनों संगत हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? आया? संगत बुझा, बुझाया कि नहीं बुझाया? कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितने लोग बुझा गया, हाथ उठाओ। सच में आया? क्लियर? बराबर कोण के सामने की वजह से, ठीक है? तो इनका रेशियो लेना, अनुपात, जैसे मैंने तुम्हें बोला 4:8 का अनुपात, तो 4:8 कट के कितना आएगा? 2:8, एक बार नहीं कट देते, 4 एकम 4, 4×2 = 8, 1:2 है, तो रेशियो आता है ना? बस बस सुनना, तो इनके जो अनुपात ले रहे हैं, लेकिन संगत भुजा का कोई कोई भुजा नहीं ले लेना है, संगत भुजा। तो मैं लेने वाला हूं इसका ए बी, क्या लेने वाला हूं? ए बी। तो अनुपात यानी बटा में कौन सा? कुछ भी नहीं लेना, संगत लेना। अगर इसका ए बी तो इसका कौन सा आएगा? इसका मैं ए सी ले रहा हूं, ए डैश। समझ आया? तो इनके संगत भुजा का मैंने अनुपात लिया। अब देखो अगर ये समरूप है कि नहीं, बता दिया था मैंने, क्योंकि इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है, और अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होता है तो समरूप होते हैं, और ये समरूप हैं, और समरूप है तो इनके संगत भुजा का जो अनुपात आता है ये बराबर होता है। मतलब इसका जो रेशियो आएगा इसका भी वही रेशियो आएगा, ये होता है। अभी इसका प्रूफ ट्रायंगल में मिलेगा, लेकिन अभी इसको मान के चलना है, अभी आपको याद रखना है। क्लियर? हाँ तो बोलो सब, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये लिख सकते हैं। अच्छा अभी देखो, तो एक एक भुजा मैंने अभी छोड़ा है ना, इसका BC छोड़ा है और इसका B डैश से। आई बात समझ में? तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अगर इसकी जरूरत होती तो मैं ले लेता, लेकिन इसका कोई काम धाम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो BC बटा B डैश सी, BC बटा B डैश, और वो भी यहाँ पे बराबर लगा के लिख सकते हो, वो भी बराबर होते हैं। आई बात समझ में? तीनों जो संगत भुजा होंगे उनका जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा? बराबर। लेकिन ये जो प्रकाश किरण वाला भुजा है, ये वाला और इसका ये वाला, उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ूं? चलो इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 1। क्लियर है? पुनः अच्छा बताओ, मैंने आपको 4 त्रिभुज बताए थे ना, ये 2 त्रिभुज की कहानी खत्म। 2 त्रिभुज और छूटा हुआ है, कहाँ बताओ? एक ये वाला, एक ये वाला। क्लियर? ठीक है, पुनः अच्छा ये दोनों भी समरूप होंगे क्या? ध्यान से देखो, ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्या? ये लंब डाले होते हैं 90 है, और ध्यान से देखो यहां भी तो एक 90 है, नहीं दिख रहा है? तो अगर 2 कोण इसका इसके 2 कोण के बराबर, तो तीसरा इधर वाला इसके बराबर नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? ये समरूप होगा कि नहीं होगा? चलो तो मैं यहाँ पर लिखता हूं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। क्या लिखने वाला हूं? एक काम करते हैं, पहले इधर वाला लिखते हैं,
ये वाला कौन सा बोलो, ये वाला। तो मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, एन क्यू एफ, क्या लिख रहा हूं, एन क्यू एफ। तो मुझे बताना ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज। अब पहले मैंने लिखा है एन, तो पहले यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एन पर 90 है तो 90 वाला ए डैश है, तो पॉइंट पहले ए डैश लिखोगे। क्यू वाला देखो, क्यू यहाँ है तो क्या आएगा, यहाँ वाला बी डैश, वेरी गुड। एफ, तो एफ वाला तो एफ पे ही है बराबर, तो बराबर वाला वर्टेक्स यूज करते हैं एफ। क्लियर है। अब ये समरूप है, अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनके भी संगत भुजाएं आपस, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। क्लियर। तो मुझे लेना है, तो फिर मैं इस ट्रायंगल का पहले लेता हूं क्यूएन, कौन सा, तो अगर मैं उसका क्यूएन ले रहा हूं, जल्दी से बताओ इस वाले का क्या आना चाहिए, इस वाले का क्या आना चाहिए, ए डैश बी डैश। आई बात समझ में, क्या आना चाहिए। किसी को दिक्कत हो रहा है तो ध्यान से देखो, अगर किसी ने बोला क्यूएन और ये वाला ए डैश बी डैश, देखो ई वाला कोनवा देखो, ई वाला कोनवा देखो, ये दोनों बराबर है, तो एकरा सामने क्यूएन है, एकरा सामने ए डैश बी डैश है, तो बराबर कोण के सामने का जो भुजा होता है वही तो संगत भुजा होता है, और उन्हीं का तो रेशियो लेना है। ठीक है, इसकी जरूरत है हमें। एक और जरूरत है, कौन सा, एन एफ, एन से लेके एफ तक। तो अगर मैं उसका एन एफ ले रहा हूं तो मुझे जल्दी से बताओ छोटा वाला कौन सा लूंगा, ए डैश एफ, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना, ये जो क्यू से लेके एन तक है इसको पकड़ लो, अब पकड़ के इस दोनों लाइन पे, रास्ते पे, रेल के पटरी पे चलते चले आओ। किसके बराबर है, हाँ, जितना ए बी है ना उतना ही क्यू एन है। आया समझ में। तो जहां क्यू एन लिखा है क्या मैं वहां ए बी कर सकता हूं, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश कर दूं। तो एक बार यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बोलो एन एफ बटा ए डैश एफ। चलेगा, कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, क्यू एन को हटा के ए बी क्यों लिखा, क्योंकि क्यू एन जो है वो बराबर है किसके, ए बी के। आया समझ में, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। ये रहा समीकरण 2। अब समीकरण 1 को ठीक से देखो और 2 को ठीक से देखो, 1 को ठीक से देखो, 2 को ठीक से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ए बी बटा कोई दिक्कत। तो अगर मैं इसके बराबर, अगर आप भी इसके बराबर, तो आप में और मेरे में क्या रिलेशन, कुछ नहीं। अच्छा, राहुला खाया 4 गो रोटी और राहुलिया खाई 4 गो रोटी, तो राहुला और राहुलिया में क्या समानता है, दोनों बराबर है ना खाया, नहीं समझे। हमारा हाइट है 20 फीट के बराबर, तुम्हारा हाइट भी है 20 फीट के बराबर, तो हमारे हाइट और तुम्हारे हाइट में क्या रिलेशन है, बराबर है। ठीक, तो ई वाला जो है वो बराबर है ए बी बटा ए डैश बी डैश के, आई वाला जो है इहो बराबर है ए बी बटा ए डैश बी डैश के। तो हेकरा वाला में क्या रिलेशन होगा, बराबर होंगे। नहीं आया समझ में, थोड़ा धीरे बोलो लोग ना, क्या चाहते रहो लोग, हम चल जाएंगे। बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे। तो यहां पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि यहां वाला जो था ए सी बटा ए डैश सी, क्या बराबर होगा एन एफ बटा
NF बटा A डैश F। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यदि ध्यान से सुनना, यदि अवतल दर्पण जो हमने लिया है ना, यदि अवतल दर्पण बड़े गोले का, क्या बोला मैंने, बड़े गोले का छोटा सा टुकड़ा हो, छोटा सा टुकड़ा हो, तो बिंदु N कहाँ चला जाएगा? बिंदु N P पर चला जाएगा। बिंदु N कहाँ चला जाएगा? बिंदु P पर, ध्रुव P पर चला जाएगा। अरे हाँ कि ना? बिंदु P पर चला जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो सुनो, अगर ये बिंदु N P पर चला जाएगा तो जिसको आप कह रहे हो NF उसको कह सकते हो PF। बोलो हाँ या ना? इसलिए आप मुझे बताना कि जो AC है उसको तो मैं AC लिखूंगा, A डैश C को A डैश C, लेकिन जो NF है उसको मैं PF। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? बटा बोलो A डैश F। किसी को समस्या? देखो अगर यहां तक समझ में आ गया ना तो समझ लो मिरर फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया। बस बस, अब ये मत कहो कि सर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u तो आया ही नहीं। वो आ जाएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अगर किसी को यहां तक दिक्कत है तो मेरे को बोलो, मैं फिर वापस अभी समझा दूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ, मुझे बताओ। ठीक है। और जिसको भी प्रॉब्लम होगा ना, या किसी को थोड़ा बहुत आ भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा है, बोलेंगे तो हो शर्म आ जाएगा, अंदरे अंदरे उलझा रहा है बेचारा, घबरा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो जाके घर पे फिर से वीडियो एक बार देखना। ठीक है, क्योंकि यही चीज हम 4 बार चिल्लाएंगे, इससे अच्छा है तुम 4 बार वीडियो चला के देख लो। अरे हाँ कि ना? जब चलाओगे तब चिल्लाएंगे उसमें। अरे हाँ कि ना? तो सिंपल है फंडा। कोई दिक्कत? ठीक। जब हमको भुकवाने का मन करे वीडियो स्टार्ट कर दो, चिल्ला मार साहब। ठीक है, एकदम मजे लेके पढ़ो। ठीक है, एक बार समझ में। और ही चिल्लाना हो तो 2x पे स्पीड कर देना, 1.5 कर देना, 2x पे जाओ ना, वो पूरा एकदम भयंकर हो जाएगा। क्लियर? एकदम पूरा धज्जिया उड़ा दो सब मेरा। क्लियर? अब देखो सुनो ध्यान से, अब जो ही हरा हरा खूबसूरत बनैले था, अब इस हरा हरा हरियरी का काम आएगा। ठीक है, अभी कौन सी काम आएगा काकी? ध्यान से देखो, AC है, बोला ना, इसके बाद सारा कैलकुलेशन है, छोटा थोड़ा थोड़ा है। AC, ध्यान से देखो, A यहाँ है, C यहाँ है, तो आपको A से लेकर C तक चाहिए। दिमाग लगाओ, अगर U में से R घटा दो तो AC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आसान है, बहुत आसान है। अगर U में से R घटा दो, U में से R घटा दो, U में से R घटा दो, तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या मैं AC की जगह पर U माइनस R लिख दूं? क्लियर? A डैश C, A डैश यहाँ है, C यहाँ है, बताओ किस में से किसको घटा के A डैश C मिले? R में से क्या घटा दो? R में से क्या घटा दो? वेरी गुड, तो हो जाएगा नीचे R माइनस V। PF बताना जरा, P से लेके F, P से लेके F क्या है देखो, P से लेके F, P से लेके F को क्या है? अरे तो फोकस जुड़ी है ना, तो क्या लिख दूं? खत्म, टाटा, बाय बाय।
अगला कौन है बताओ? ए डैश यहां है, एफ यहां है, इतना ही चाहिए। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? भी में से एफ घटा लो, चलेगा? आगे बढ़े तो इधर कर दो v माइनस, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? अब किसी को परेशानी ये भी नजर आ रहा होगा, सर u भी f चाहिए था, r कहाँ से आ गया? टेंशन ना लो, r बराबर 2f होता है ना, जहां जहां r है 2f रख देंगे। समझ में आ रही बात? तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर? अच्छा ये वाला आता है तिरछा तिरछी गुना करने, हेकरा में हेकरा से, हेकरा में हेकरा से, ये आता है? अच्छा ठीक, तो u माइनस आर, इसको बाद में रख लेंगे, बाद में रख लेंगे, अभी रहने दो। u माइनस आर, और ये v माइनस एफ उठा के इधर लेके आ जाओ, f यहाँ पे है, इसको इधर लेके आ जाओ, r माइनस। अच्छा बताओ सब ईमानदारी से, यहाँ से ही सब आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो समझना था वो सब इधर था, जो दिमाग लगाना था डायग्राम में लगाना था, जो समझना था इसके समरूपता को समझना था, जो समझना था इसके अनुपात को दिखाना था, ये बराबर कैसे मैंने लाया समीकरण 1 और 2 करके बराबर कैसे किया ये समझना था। इसके बाद वैल्यू पुट करो और सही से गुणा भाग करते चले जाओ, कैलकुलेशन, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है? चलो u में v से गुना करो, u भी, u में माइनस एफ से करो, माइनस यू एफ, r में v से करो, माइनस में है तो माइनस आर भी, माइनस से प्लस आर एफ, बराबर एफ से आर में करो, एफ आर, चाहे इसको आर एफ भी तो लिख सकते हो, क्लियर? क्योंकि इधर भी आर एफ दिख रहा है तो काटने में आसानी होगा, समझ में ज्यादा आएगा। माइनस एफ भी चाहे भी एफ, क्लियर है? देखो आर एफ से आर एफ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो यू भी माइनस यू एफ, अब दिन आ गया है कि आर के जगह 2f रख दिया जाए, अब इंतजार नहीं रखना, करना पड़ेगा, इंतजार खत्म करो, आर के जगह रखो 2f, आर बराबर 2f होता है, तो ई बन जाएगा माइनस 2fv, क्या बन जाएगा? 2fv, चाहे 2vf भी तो बोल सकते हो, अरे कोई दिक्कत हो गया? सब गुना में है, बराबर इधर क्या बचा है? माइनस, माइनस में उधर जाएगा तो क्लियर? चलो तो थोड़ा सा इसको उधर भेजते हैं, तो u भी माइनस यू एफ, हमको क्या दिख रहा है? u भी माइनस यू एफ, और कुछ था बताना जरा? माइनस, और उधर क्या बचा था? माइनस वी एफ, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, अब इधर क्या बचा? कुछ नहीं तो जीरो, तो u भी माइनस यू एफ, ये जरा हल करना तो देखो, क्लियर? नहीं है समझ में? देखो वी एफ दूगो था माइनस में, अब वी एफ एगो था प्लस में, तो दूगो था माइनस में, एगो प्लस में, देखो माइनस में नहीं बच जाएगा, बराबर? कोई दिक्कत? इतना आ गया? दरअसल दर्पण सूत्र आपका का काम लगभग यहाँ तक हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, तो एक काम इसमें एक्स्ट्रा किया जाता है, यहाँ से एक्स्ट्रा काम क्या किया जाता है कि इसमें u भी f से भाग दिया जाता है, इसमें भी u भी f से, चूंकि भाग दोगे तो सब में देना पड़ेगा, तभी वो बराबर भी रहेगा, और दोनों तरफ इसमें भी u भी f से भाग दिया जाता है, इसमें भी u भी f से भाग दिया जाता है, क्लियर? तो आप कहोगे सर एक काम करो, मैंने आपको बस यहीं पे समझा दिया कि ये काम जो कर रहे हैं हम लोग, इसको अगले वाले स्टेप में करना है, मतलब इसके नीचे करना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो आया था हमारा। अब दोनों तरफ क्या करो, सबको u भी f से भाग दे दो, क्या करो? u भी f से भाग दे दो सबको, u भी f, इधर भी u भी f, और यहाँ पे चाहो तो एक लाइन लिख भी सकते हो कि दोनों तरफ यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष में u भी f से भाग देने पर, क्लियर? कोई दिक्कत?
देखो परीक्षा में ना जितना आप आराम आराम से साफ साफ और सही से लिखोगे ना, उतना ही अच्छे से मार्क्स मिलता है। तो आप चाहो तो ये लाइन जोड़ भी दो कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का मतलब दोनों तरफ, एलएचएस में भी और, हाँ दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर, यू भी एफ से, हाँ भाग देने, तो ऐसा दिखेगा। अब ऐसा दिखेगा तो अच्छी बात क्या है कि यू भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/f, यहाँ पे यू कटेगा, एफ कटेगा, यहाँ आएगा -1/v, माइनस है तो माइनस, भी कटेगा, एफ कटेगा, 1/u, इधर 0 सब मिलके हो जाएगा 0, जो इधर माइनस में है उधर भेज दो, तो 1/f इधर रहने दो, ये माइनस में उधर गया तो प्लस आ गया, ये इधर गया तो, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत? कोई चीज प्रूफ करो, समझा करो, कोई चीज प्रूफ करो, कोई समझ में आ जाए, कोई अच्छा लगे, कोई याद हो जाए कुछ, ठीक है। पढ़ाई जब भी जो मुश्किल लगे, भारी लगे, वो ठीक ठाक कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ा डांस वांस कर लिया करो, एंजॉय कर लिया करो, नहीं तो फिर जिंदगी में एंजॉय करने का मौका कब आदमी निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अनु बेटा समझ में आ रहा है? ये बेचारी क्लास में, अबे सुनो, चिल करो, हो गया हो गया। बेचारा जो नया नया होगा सब कहेगा समूह सर जी सही में पागल आदमी है, आज भरोसा हो गया हमको। कोई नहीं कोई नहीं, ऐसी जोक सब वापस आओ सुनो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, कोई दिक्कत? देखो जब भी हम लोग मिरर में, लेंस वगैरह में जब कोई फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, तो इस प्रूफ करने के बाद यहाँ पे एक चीज लगाना बाकी है अभी, और वो पता है क्या है? चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, अब ये लगाना पड़ेगा। अब चिन्ह परिपाटी से साइन कन्वेंशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बशर्ते लगाओ अभी तो यही रह जाएगा, क्यों रह जाएगा दिखेगा, घबराओ मत, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है, ठीक है। क्यों लगाना पड़ता है, क्या है इसका कहानी, लेकिन साइन कन्वेंशन लगाना जरूर। चलो बताओ, एफ भी यू तीनों निगेटिव था कि नहीं था? अरे शुरू में ही तो दिखाया था, देखो एफ भी इधर, भी इधर, सब इधर, तो सब निगेटिव है, क्लियर। तो भैया मुझे बताना कि अगर सब उधर है तो एफ के पहले लगा दो माइनस, भी के पहले भी लगा दो माइनस, प्लस है तो प्लस यू के पहले भी लगा दो माइनस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फिर क्या होगा समझाता हूँ। ये जो 1/v माइनस में दिख रहा है ना, उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो उधर जाएगा तो हाई, इधर माइनस में इधर आएगा तो ये बोलो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, अरे बोलो हाँ या ना? तो हेकरा में कौन सा अंतर है? अरे जो ये वही है, बोलो हाँ या ना? बशर्ते यहाँ पे एक लाइन चिन्ह परिपाटी हमने लगा के दिखा दिया कि लगाने के बाद भी यही आ रहा है, कोई दिक्कत? लेकिन याद रखना, साइन कन्वेंशन करने के बाद अगर ये कुछ बदलाव आता तो वही सही होता, ये सही नहीं होता। आई बात समझ में? साइन कन्वेंशन मोर इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन लगा के ही प्रूफ करते हैं अंत में, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये रहा, कोई दिक्कत? तो अब आप जैसो कि आज के बाद कुछ भी बोलो चलेगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, कोई दिक्कत? दिस इज मिरर फॉर्मूला, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग साबित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, हड़ी नहीं है ना? चलो, एक छोटा सा टर्म बचा हुआ है, और वो छोटा सा टर्म क्या है? मैग्निफिकेशन। क्या है बताओ? ये रहा मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये जो मैग्निफिकेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्धन, क्या कहते हैं बोलो? हाँ, इसको हम लोग कहते हैं आवर्धन।
अच्छा, इसको दिखाते हैं m से। किसे दिखाते हैं? ठीक है, सुनना ध्यान से, ये क्या होता है? तो ये होता है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? ध्यान से सुनो। ओ भैया इधर देखो, जैसे मैंने खाया 10 रोटी, ठीक, तुमने खाया 20 रोटी। अच्छा, ओ गलती हो गया, तुमने खाया 2 रोटी। तुम लोग को भूखले मुंह आने में ठीक है। हमने खाया 10 रोटी, हमने खाया, और आप में से किसी ने खाया। इसका मैं रेशियो निकाल रहा हूं कि मैंने जो खाया और एक विद्यार्थी ने जो खाया, उसका मैं रेशियो निकाल रहा हूं। समझ में आया? ये कट के कितना आया? अब आपसे पूछा जाए ये 5 क्या है, तो 5 ये बता रहा है कि मैं जितना खाया वो आपसे 5 गुना खाया, ये ज्यादा है। 5 गुना मतलब ज्यादा नहीं हुआ? अरे बोलो आया ना। तुम्हारे पास जितना संपत्ति है मेरे पास उसका 4 गुना, इसका क्या मतलब कम है? तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है ना भाई। अरे बोलो आया ना। क्लियर है? तो आवर्धन सुनो, कोई मान लो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया हमने, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बना उसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, अब वस्तु लिया था हमने 2 सेंटीमीटर का, कट के आ गया 5। इसका क्या मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा बना है। आई बात समझ में? तो आवर्धन हमें ये बताता है, आवर्धन हमें ये बताता है कि वस्तु प्रतिबिंब से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 सेंटीमीटर का लिए थे, 1 सेंटीमीटर का बनता, तो 1/2 आधा रहता, ये 0.5। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? तो आवर्धन याद रखना, ये परिभाषा बात ठीक है, चलेगा, ऐसा ये गणितीय परिभाषा है मैथमेटिक्स के तौर पे, लेकिन रियल में मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है, ये सूचना देता है, ये बताता है कि जो प्रतिबिंब हमारा बना है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा। क्लियर? बोलो हाँ या ना। दिक्कत है? तो यहाँ पे जो है सो कि सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे कि मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला पे आएंगे। तो आवर्धन क्या चीज है, तो पहले तो इसका हिंदी में कर देता हूं। ठीक है, आप सभी को एक ही बार शुरू से अंत तक लिखना, अभी नहीं लिखना है। मिरर फॉर्मूला छोड़ दोगे क्या? तो अभी शांति से सुनो ना, समझो ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है बोलो? एवं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्लियर? ध्यान रहेगा। अब सुनो, जो आवर्धन होता है उसको एम से दिखाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं इसी में, इसका मात्रक नहीं होता। क्या नहीं होता? हाँ, कहीं एग्जाम में पूछ दिया कि आवर्धन का मात्रक बताओ, तो बोल मत देना कि मीटर, सेंटीमीटर, ना ना कुछ नहीं। इसका मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। देयर इज नो यूनिट फॉर मैग्निफिकेशन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर है आपको? ध्यान रखना, काहे नहीं होता? अरे भाई साहब, आप कह रहे हो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को, तो ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर मीटर उड़ गया ना, तो मात्रक मात्रक को तो काट के खत्म कर दिया, मिलेगा क्या? समझ आया? तो यूनिट के नाम पे मिलेगा ठेंगा, कुछ भी नहीं। समझ आया? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल फॉर्मूला है एच आई। आई का मतलब इमेज, एच का मतलब हाइट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ अपॉन हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, यही फॉर्मूला रहेगा मैग्निफिकेशन का। कोई दिक्कत? अब सुनो, एक फॉर्मूला आपको और याद करना है मेरी तरफ से, और ये फॉर्मूला ऐसा है -v/u। कौन सा बताओ? अब भी क्या है मुझे बताना नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब की दूरी
और यू क्या है, तो ये भी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है। सर ये कहाँ से आया, ये कैसे आपने निकाला? तो देखो थोड़ा सा पीछे की दुनिया में चलोगे दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, सुनना ध्यान से। नहीं पीछे की दुनिया में नहीं, आगे की दुनिया में ही आ जाओ। दिखाता हूँ दिखाता हूँ। सुनना ध्यान से। यहाँ पे ये क्या है बताओ, इधर ये सेंटर ऑफ, इधर चलेगा। यहाँ पे हमने एक रखा वस्तु, क्या रखा, ठीक है। इस वस्तु से एक प्रकाश किरण में लेके जा रहा हूं और यहाँ मिरर पे भेज दिया। कहाँ भेज दिया, बोलो जरा, मैंने मिरर पे भेज दिया। क्लियर है सबको? बताओ परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगा? हाँ अच्छा माफी चाहूंगा, मैं ना इस लाइट को यहाँ भेजना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्रुव पे। परावर्तन के बाद उतना ही कौन बना, कैसे जाएगा ये, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको? अब ध्यान से सुनो, एक प्रकाश किरण करो क्या, सी से भेज दो। कहाँ से भेज दो? तो जो प्रकाश किरण सी से चल के जाएगा, बोलो बोलो, ये परावर्तन के बाद इसी पे लौटेगा। हाँ तो लौटेगा तो देखो ये ऐसे जा करके ऐसे आ रहा है, और एक ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, दोनों यहाँ मिल रहे हैं। इमेज बना, सही बना कि नहीं बना, ऐसे बन गया। बस बस बस, इसी चीज को ठीक से पकड़ के देख लो, कहानी आसान हो जाएगी आपके लिए। देखो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो क्या, और ये इसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ। अब ध्यान से दो त्रिभुज देखना, एक ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला दिखा, और एक ये वाला ट्रायंगल देखना है, क्या ये दोनों भी समरूप होंगे? जल्दी बताओ, ध्यान से देखो, इसमें यहाँ 90 है, ये 90 दिखा। अच्छा हाई वाला कोनवा बराबर होगा, क्योंकि भैया आई आई आ रहे, आपतन कोण परावर्तन कोण, और परावर्तन के नियम से आई बराबर। अब बताओ ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसका ये दो कोण, नीचे वाले के दो कोण के बराबर है कि नहीं है? तो तीसरा हाई वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। देखो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं नाम भी लिख देता हूँ, ए बी यहाँ पे हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश। तो मैं दो त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ए पी बी और ए डैश पी बी डैश, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। और ध्यान से देखोगे ना, ये जो त्रिभुज तुम्हारा ए पी बी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश के। और अगर समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसका मैं लेने वाला हूं ए बी, क्या लेने वाला हूं, तो उसका कौन सा, ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का मैं लेने वाला हूं ए से लेके पी तक, तो जरा बताओगे इसका क्या होगा, कौन सा, ए डैश से लेकर के पी तक, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखोगे ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, हमने ऐसे डिफाइन किया है, तो थोड़ा उल्टा कर दो, ए डैश बी डैश को ऊपर भेज दो, ए बी को नीचे लेके आ जाओ। लेकिन अगर इधर उल्टा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, ए डैश पी बटा, जल्दी से बताना, ए डैश बी डैश को क्या मैं हाइट ऑफ इमेज अब बोल दूं, ए बी को क्या मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दूं, बोलो हाँ या ना। क्या मैं ए डैश पी को, क्या मैं ए डैश पी को प्रतिबिंब की दूरी भी बोल दूं, ए डैश पी को भी बोल दूं। ए पी को ए से लेके पी तक क्या वस्तु दूरी है, अरे ध्रुव से वस्तु दूरी है, क्या मैं यू बोल दूं,
नहीं आया समझ में? आया? अच्छा, एच आई हाइट ऑफ इमेज नीचे है कि ऊपर है? तो अगर साइन कन्वेंशन लगाओगे, क्या लगाओगे? तो चिन्ह परिपाटी से, बाय द साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से क्या हाइट ऑफ इमेज जो है एच आई के पहले माइनस लगा दूं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, क्या ये प्लस में रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। भी किधर है? इधर। यू किधर है? इधर। आप बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये माइनस में भी, माइनस में देखो ऊपर नीचे माइनस है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर वाला माइनस खत्म। तो एच आई बटा एच ओ माइनस एच आई बटा एच ओ बराबर भी बटा रहेगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, माइनस एच आई बटा बराबर भी बटा, अब देखो इस आई को ना, इस माइनस को ना उधर भी चाहो तो आप भेज सकते हो। आई बात समझ में? तो इस माइनस को यहां ना लिख करके, इधर ना लिख करके, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो। अब एच आई बटा एच ओ को ही तो आवर्धन कहते हैं, हाँ ना? बोलो। अरे जब यहाँ पे डिफाइन कर रहा था मैं, परिभाषा तो यही कहता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। तो देखो, तो एच आई बटा एच ओ को हटा के एम लिख दूं, एम बराबर माइनस वी बटा यू हो गया। आवर्धन का एक और फॉर्मूला आ गया। कहाँ से आया, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आवर्धन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक एच आई बटा एच ओ और एक माइनस वी बटा यू। 10th क्लास में आपको यही दोनों पढ़ने हैं, इन्हीं दोनों से खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना? चलो, तो मैं आपको एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा राय देना चाहता हूँ कि जो जो फॉर्मूला है आप अपने दिमाग में बैठा लो। एक हमने पढ़ा था एफ बराबर आर बाई टू, या इसी को आप ऐसे कह सकते हो आर बराबर टू एफ, है ना? बोलो। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? बोलो। इसके बाद सीधे दर्पण सूत्र मिला है, इसके अलावा कोई नहीं। तो चलो, 1/v ऐसे होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जरूरत के अनुसार अपना लिख लो। तीसरा हमको क्या मिला? एक विचलन कौन पढ़ाया था मैंने? 180 माइनस, या 180 माइनस 2r, या पाई माइनस 2 आई, पाई माइनस 2r, पाई रेडियन में बोलते हैं। और बताओ, अभी आवर्धन का मिला एच आई बटा, आवर्धन का एक और मिला है माइनस वी बटा, अच्छा भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है? वस्तु दूरी। क्लियर है? अच्छा, अगर ये भी आवर्धन का है, ये भी आवर्धन का है, हमने भी इतना, उसने भी इतना, तो हमारा उसका क्या रिलेशन? ये भी आवर्धन, ये भी आवर्धन, तो इनका आपस में, तो इसका क्या मतलब है? हम लोग एक नया चीज याद रखेंगे कि जो एच आई बटा एच ओ होता है वो बराबर होता है माइनस वी बटा यू के। ये बहुत सारे क्वेश्चन का जड़ बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ध्यान रखना। यही बात समझ में? कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो इस चैप्टर के अंदर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, इतने सारे ही फॉर्मूलाज हैं, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, अंकित प्रश्न बनेंगे, ये सब के सब आपको याद रहने चाहिए। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो आप आराम आराम से सब नोट कर लेना, और सारी चीज मैं आपको नोट करने के लिए समय दे देता हूँ। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया खत्म। कोई दिक्कत? चलो, तो आपको नोट कहाँ से करना है? दर्पण सूत्र। इसके लिए ये जो इंग्लिश में लिखा है, मैं इसका स्टेटमेंट हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी वाले अपना हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है? चलो लिख लेना। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र T,
मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P है। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये अंत में जरूरत पड़ा था ना एक जगह, क्या F बराबर R/2 या R बराबर 2F की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अरे बीच में एक बार यूज किए थे ना हम लोग, R बराबर 2F कहीं यूज किए थे, तो उसी के लिए लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे मत लिखिएगा, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, यहाँ लाइन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इतना कर लीजिए और बारी बारी से आगे तक सब नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक।